राकेश ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वो हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज ही आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा, क्या बात है? तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन फोन ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वो अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वो घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो इतनी जोर से चीखी थी? यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ ना दिखा तो वो अपने घर की ओर पैदल ही चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन ऑफ ही था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहां स्ट्रीट लाइट बहुत दूर दूर पर थे, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। वो और तेज चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो और तेज चलने लगा, लेकिन ये क्या, वो जितना तेज चल रहा था, वो आवाज और भी तेजी से उसके कानों में आ रहे थे। राकेश ने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज है। ये कहाँ आ गई यहाँ पर? तभी रोने की आवाज बंद हो गई। राकेश को लगा ये उसका वहम है। वो तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज आई, रुक जाओ राकेश, जहां तुम जा रहे हो वहां अब कुछ नहीं, मैं यही हूं तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा? सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रहे थे। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और उसका फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वो जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वो तेजी से आगे चलने लगा। कुछ देर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। वो रो रहे थे। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? वो औरत रो रहे थे। राकेश ने उसकी आवाज पहचान ली। अरे रमा, तुम यहां कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वो रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि ये रमा नहीं हो सकती। वो वहीं खड़ा हो गया। तभी वो औरत रोते हुए बोली, राकेश, मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे पास आओ। राकेश अपने होश आवाज खो बैठा।
वो उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में उसके पैर देख नहीं पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा माहौल गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वो अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वो जोर जोर से हंस रहे थे। राकेश की आंख खुले तो वो अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राकेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहां से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राकेश ने बताया, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वो पहले मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रहे थे। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वो बहुत भयानक थे। मैं बेहोश हो गया और फिर कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डैन के शिकार हो ही गए। वो अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए। कल उसका फ़ोन आया था, फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी और फ़ोन कट गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता भी बताइए। मैं किसी को वहाँ भेजकर पता करवाता हूँ। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुँचती है। वहाँ उसकी पत्नी की लाश रखी थी। ये देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल हमने इसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुँचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। हम इसे अस्पताल ले गए, लेकिन इसने दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी अभी एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। वहां से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राकेश से बात की। राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ, तब अपने घर जाकर बता देना। ये कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे, कुछ पता नहीं लग पा रहा। तो डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यही पास के गांव के सरपंच जोगिंद्र सिंह है, आप उनसे बात कीजिए, वो ही कुछ बताएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच जोगिंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद
जोगेंद्र सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। ये एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो जब फोन पर बात कर रहे होते हैं तो उनसे सुन लेती है, जिसे वो अपना शिकार बनाती है। पहले वो उससे प्यार करने वाले को मार देती है और फिर अपना उसे शिकार बना लेती है। तो इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वो आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। लेकिन तो जोगेंद्र सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। वो जब उसे मारने वाली होगी शायद तभी वहां वो लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता लगते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला। मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वो औरत जिसने तुम पर हमला किया वो एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया। उसके जब वो जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से जब वो किसी भी दो प्यार करने वाले के बारे में सुनती है तो उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा था। वो अब सारे दिन घर बंद करके अंदर ही बैठा रहता था। रात में वो उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश मारा गया। वो जब घर पहुंचा तो आसपास वालों ने बताया कि वो रात को उस औरत के दिखने का दावा किया करता था। वो उससे कहता था कि वो औरत उसे भी ले जाए अपने साथ, उसे भी मार डाले। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और जोगेंद्र सिंह जी दोनों बात कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस डायन के खौफ से यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल भी पाएगी? तो जोगेंद्र सिंह ने कहा, पता नहीं, हम तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ। किसी से बात मत करो, क्योंकि वो अपना शिकार किसी की बात सुने बिना नहीं करती। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोज और प्रेरणा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज एक कारखाने में काम करता था, प्रेरणा घर संभालती थी। एक दिन मनोज शाम को घर आया तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। ये सुनकर मनोज बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। प्रेरणा चाय बना लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। मनोज प्रेरणा को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस चल देते हैं। अब कुछ दूर ही गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। प्रेरणा ने कहा, मनोज, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई। प्रेरणा की बात सुनकर मनोज हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ, तुम बेकार में डर रही हो, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, आगे वहां से पंचर लगवा लेकर फिर घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से
आगे बढ़ रहे थे। अचानक प्रेरणा के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे प्रेरणा रुककर इधर उधर देखने लगती है। मनोज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे रुक क्यों गई, जल्दी चलो। प्रेरणा मनोज का हाथ कस कर पकड़ लेती है। मनोज, यहाँ कोई है, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से मुझे छू कर निकला है। मनोज इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो कहता है, प्रेरणा कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रहे थे। इस बार मनोज भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। प्रेरणा की तो चीख निकल जाती है। वो हाथ से टटोलकर मनोज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मनोज कहीं दिखाई नहीं देता। प्रेरणा वहीं रुककर अंधेरे में मनोज को देखने की कोशिश करती है। प्रेरणा बुरी तरह डर जाती है। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन ये क्या, वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। गिरते ही प्रेरणा की कोहनी से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह किए बगैर वो मनोज मनोज चिल्ला रही थी। वो उस चीज को जिससे वो टकरा कर गिरी थी उसको टटोलती है, पर ये क्या, ये तो मनोज की साइकिल ही गिरी पड़ी थी। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। मनोज, कहाँ हो तुम ये मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में प्रेरणा देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी है। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। मनोज का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। प्रेरणा मनोज को पुकारती हुई चारों ओर बेतहाशा भाग रहे थे। मनोज, मनोज कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ये सब बेकार। वो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वो नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेरणा ने पलट कर देखा। उसके बराबर में मनोज खड़ा था। मनोज, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। प्रेरणा खड़ी हुई और मनोज से लिपट गई, लेकिन मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रेरणा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। मनोज ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। प्रेरणा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा था। प्रेरणा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। प्रेरणा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मनोज कहाँ गया था? वो इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा। रास्ते में प्रेरणा ने कई बार मनोज से सवाल किए, लेकिन मनोज चुपचाप सिर झुकाए चले जा रहा था, जैसे उसे प्रेरणा से कोई मतलब ही नहीं था। मनोज के इस व्यवहार से प्रेरणा बहुत परेशान हो गई। घर पहुंचकर प्रेरणा किचन में खाना बनाने चली गई। मनोज अपने कमरे में जाकर सो गया। प्रेरणा उसके लिए खाना बनाकर लाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी आवाज़ देने पर भी जब वो नहीं जागा तो प्रेरणा बाहर ही चादर बिछाकर सो गई। सुबह प्रेरणा ने मनोज से बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से में बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे।
मनोज की आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रहे थे। प्रेरणा बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। मनोज अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे मनोज का व्यवहार बदलता जा रहा था। वो घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन प्रेरणा ने कमरे में बने छोटे से रोशनदान से अंदर देखा तो मनोज दीवार की ओर मुंह करके खड़ा किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आया तो वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर बाद मनोज ने दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जा जाकर। प्रेरणा को भी गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बात कर रहे थे? तभी मनोज की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज भी शामिल थे। ये मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी? अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और चली जा यहां से। ये कहकर मनोज अंदर चला गया और जोर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रेरणा बहुत डर गई। हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। प्रेरणा पूरी रात रोती रही। सुबह मनोज प्रेरणा से बात किए बगैर काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मनोज का दोस्त पवन खड़ा था। भाभी जी, मनोज है क्या? वो कई दिन से काम पर नहीं आया। मालिक ने मुझे पता करने के लिए भेजा। अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। प्रेरणा को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया वो कहीं गए हैं, मैं शाम को उनसे बात करूंगी, कल उन्हें काम पर जरूर भेज दूंगी। पवन ने जाने के बाद प्रेरणा घर से निकली। वो एक तांत्रिक को जानते थे। वो उसके पास पहुंच गए। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई तो तांत्रिक बोला, बेटी उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वो ना आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना, मैं उससे ही उस प्रेत आत्मा को बुलाऊंगा। शाम को प्रेरणा ने मनोज के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। मनोज, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर भी नहीं जा रहे हो। अगर कल तुम काम पर नहीं गए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मनोज गुस्से में बोला, मैं वो 2 टके की नौकरी नहीं करूँगा। वैसे भी अब मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं। प्रेरणा ने प्यार से मनोज से कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो मनोज बोला, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। अगले दिन प्रेरणा मनोज की कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। कुछ ही देर में मनोज वहां गुस्से में आया और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया? तू और इस तांत्रिक दोनों को मार दूंगी। ये देखकर प्रेरणा रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर एक बोतल से पानी लेकर मनोज पर फेंका। पानी पड़ते ही मनोज अपनी आवाज में चिल्लाने लगा, प्रेरणा मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक ये मुझे मार डालेगा। तो प्रेरणा बोली, बाबा इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, ये सब उसकी चाल है, चुपचाप बैठ, देख मैं क्या करता हूं। तांत्रिक आंख बंद कर मंत्र पढ़ता रहा और फिर पानी मनोज पर फेंक देता।
कुछ देर में मनोज लड़की की आवाज में बोला, ठीक है, अभी तो जा रही हूं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मनोज बेहोश होकर वहीं पर लुढ़क गया तो तांत्रिक बोला, जा ले जा इसे अपने घर। मैंने इसे उस पिशाचनी की कैद से आज़ाद कर लिया, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला नजर आए, तुरंत मेरे पास आ जाना। प्रेरणा ने मनोज के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मनोज उठ गया जैसे वो नींद से जागा हो। मनोज बोला, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? तुम रो क्यों रही हो? प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा। वो मनोज को घर ले आए। अगले दिन मनोज काम पर भी पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन प्रेरणा अब हमेशा डरी रहती कि क्या वो पिशाचनी फिर आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।